Hello guys, so welcome to the video and this is our third lecture. So फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम लोग कवर किए हैं नेशनल इनकम और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सो अ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो पहले से ही हम लोग रियल और नॉमिनल इनकम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ग्रॉस और नेट पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज करने के लिए बता दे रहे हैं, नॉमिनल में क्या होता था, करेंट ईयर के हिसाब से लिया जाता था, करेंट ईयर का प्राइस को कैलकुलेट किया जाता था। और रियल में जो होता था वो बेस ईयर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? बेस ईयर लिया जाता था, ठीक है। उसी में अगर ग्रॉस का बात किया जाए तो ग्रॉस में जो होता था डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता था, और नेट में जो था वो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? डिडक्ट कर दिया जाता था, माइनस कर दिया जाता था, ठीक है। अब जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये नेशनल इनकम का क्लासिफिकेशन थर्ड लेवल पे देख रहे हैं, जिसमें नेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहला आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग जीएनपी भी बोलते हैं, और ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपल ये समझना है ना, इसमें क्वेश्चन ये पूछना है कि हु इज प्रोड्यूसिंग, कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कोई भी गुड्स और सर्विस का गुड्स और सर्विस का गुड्स और सर्विस का कौन प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। कौन प्रोडक्शन कर रहा है वो ध्यान में रखना है इसमें। सो टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the resident of the country of a period without adjusting for a depreciation of the fixed capital। देखो इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला कि इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट। अभी तक हम लोग इस लास्ट क्लास में रेसिडेंट का डेफिनेशन देखे थे। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसमें रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन यहाँ पे जो फिक्स्ड कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग किस टर्म का यूज कर रहे हैं? ग्रॉस का यूज कर रहे हैं। अभी जस्ट हम बताए थे कि ग्रॉस में जो होता है वो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रॉस है। अगर ग्रॉस वर्ड आया तो समझिए कि डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूडेड है। क्या है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या है कि रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल है वो इंक्लूडेड है, एडजस्टेड है, ठीक है। विदाउट एडजस्टेड है मतलब, ठीक है। तो इंक्लूडेड है। अब जीएनपी क्या है? मोस्ट डेवलप्ड मेथड फॉर देयर कॉमन ऑफिशियल नेशनल इनकम मेजर इन अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में मोस्टली ये जीएनपी यूज होता है। अब क्यों होता है यूज, हम वो आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो उसका टाइप है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग जीडीपी पे बोलेंगे। इसको और आगे फर्दर और अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर इज प्रोड्यूसिंग, मतलब कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज का कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसिंग, ठीक है। वेयर वेयर याद रखेंगे इसमें। तो total money value of all final goods and services produced in a domestic territory of the country over a period without adjusting for the depreciation of the final goods। इसमें क्या ध्यान देना है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। और जो इसमें जो डेप्रिसिएशन है, इसमें भी जो डेप्रिसिएशन है विदाउट एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नीचे में था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या था कि रेसिडेंट के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? मेनली इंक्लूड द टेरिटरीज विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री के अंडर में जितना है उतना ही को डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। Now, GDP, whoever is producing within the domestic territory that will be counted, ठीक है। डोमेस्टिक जीडीपी क्या होगा? जीडीपी में उसको बोलेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी कुछ या फिर कोई भी इंसान कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग सबको काउंट कर देंगे, उसको जीडीपी बोलेंगे। लेकिन जीएनपी में क्या होगा? मोर सुटेबल नेशनल इनकम मेजर देन द जीडीपी इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। देखो जीएनपी में क्या होता था? रेसिडेंट्स के द्वारा जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग एडअप करते थे। क्या करते थे? एडअप करते थे। लेकिन जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में
कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी वाला में होता है। इसीलिए जो जीएनपी जो है वो मोस्ट सुटेबल नेशनल इनकम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेसिडेंट्स को देखा जा रहा है कि कौन है, मतलब मान के चलो इंडिया का कोई पर्सन है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ही तो आखिर इंडिया का इनकम हुआ ना बेसिकली वो, ठीक। तो इसलिए जीएनपी को मोर सुटेबल नेशनल इनकम माना जाता है, ठीक है। वो मेजर करने का तरीका जीएनपी, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जीडीपी के कंपेयर में। नाउ गुड्स मे हैव बीन प्रोड्यूस इन द मल्टीपल कंट्री, अब मल्टीपल कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ जीडीपी ऑफिशियल मेजर इन द नेशनल इनकम इन द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, मतलब जीडीपी जो है वो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक, लेकिन जीएनपी जो है मोस्टली जो है वो डेवलप्ड कंट्री में फॉलो किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्री में फॉलो किया जाता है। अब नेशनल इनकम का एक और अलग लेवल पे देखते हैं, मतलब एक डिफरेंट टाइप का है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या, मार्केट प्राइस में इसमें हाई बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, इसमें जो टैक्सेस इंक्लूडेड रहता है, कौन सा टैक्सेस इंक्लूडेड रहता है? मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होता है। और फैक्टर कॉस्ट में होता है सम ऑफ द रेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग देखे थे, उसके ये सब क्या है, ये सब वो है फैक्टर पेमेंट है। क्या है? फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? बेसिक मिनिमम प्राइस ऑफ अ गुड्स दैट द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू रिसीव। बेसिक, इसमें क्या है? बेसिक एंड मिनिमम, बेसिक मिनिमम प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक कोई भी पेंसिल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पेंसिल जो होगा, मान लेते हैं 5 रुपए हमको लगा इसको प्रोडक्शन करने में, हम खूब से खूब इसको कितना में बेचना चाहेंगे? 7 रुपए में बेचना चाहेंगे। लेकिन अगर इसमें और टैक्सेस ये सब मिला करके हमको बेचना पड़ रहा है, 10 रुपए तक के टैक्सेस हो गया, और हमको टोटल मिला करके 15 रुपए में हम इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 15 रुपए में हम बेच रहे हैं ना, ये मार्केट प्राइस हो गया। क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ 7 रुपए में ही बेचते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्योंकि जो अदर टैक्सेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, अदर टैक्सेस क्या है? इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट ले रहा है और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो नेट इंक्रीज मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, और सब्सिडीज क्या करता है? मार्केट प्राइस को डिक्रीज करता है। कैसे? वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, फार्मर एक खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको फर्टिलाइजर पे क्या दिया जाएगा? फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज दिया जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजर पे क्या दिया जाएगा? सब्सिडीज दिया जाएगा। तो जब वो फर्टिलाइजर को इस खेती के तौर पे टाइम पे इस्तेमाल करेगा फार्मर, तो क्या होगा? खेती के टाइम पे जब इस्तेमाल करेगा, तो वो जो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा, वो अपने आप उसका प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? मार्केट प्राइस को डाउन कर रहा है वो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि कोई भी प्रोडक्शन हुआ उस पे जो है टैक्स क्या क्या दिया जाएगा? और लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो अपने आप जो प्रोडक्शन हुआ था उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्रीज करता है मार्केट प्राइस को, और सब्सिडीज जो है वो डिक्रीज करता है मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। एनआईटी यहाँ पे क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब अगर हम लोग को फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में से अगर हम सारा टैक्सेस को हटा दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसको थोड़ा ध्यान से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब जीडीपी कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें जरूरत पड़ेगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे ये हर एक चीज में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हर एक चीज में है। जैसे कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। सिंपल उसी पे बस जीएनपी लगा दिए हैं दोनों साइड में। फिर उसी तरह से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनएनपी क्या है यहाँ पे? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन एडअप नहीं होगा क्योंकि नेट है यहाँ पे।
ठीक है। ये क्या है, अभी हम लोग देखे थे कि जीएनपी जो होता है वो बेस्ट माना जाता है, क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, ठीक। लेकिन अभी भी जीएनपी में क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। बट एनएनपी में जो होता है वो डेप्रिसिएशन भी हटा दिया जाता है, क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी हट गया, तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट से बेस्ट हो गया, बेस्ट से भी आगे हो गया, ठीक है। तो मोस्ट एंड द बेस्ट मेजर नेशनल इनकम इसको माना जाता है, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। National income at factor cost, better concept than the national income at market price, as the national income at factor cost gives the less importance to the transfer payment। देखो, नेशनल इनकम जो फैक्टर कॉस्ट है ना, यहाँ पे हम लोग जो देखें, नेशनल इनकम जो फैक्टर कॉस्ट है वो ज्यादा अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना उसको हटा दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अब इन जो ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है जैसे कि वन साइड पेमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो, वन साइड पेमेंट क्या होता है, वन साइड पेमेंट उसको बोलेंगे जिसमें कुछ ना कुछ ए जैसे कि बी को कुछ दे रहा है, लेकिन बी जो है वो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, बी जो है वो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, वन साइड पेमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, वन साइड पेमेंट बोलेंगे, क्योंकि बी यहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, ठीक। इन इकोनॉमी मोस्ट पेमेंट इज ऑफ टू टाइप, टू साइड से होता है, जिसमें ए भी दे रहा है और बी भी दे रहा है, ठीक है। डिड नॉट फॉर द ठीक, लेकिन गवर्नमेंट कैलकुलेशन जो होता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे होता है, कि इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या है, टैक्सेस इंक्लूडेड है, ठीक। अब आता है जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया, इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है। सो फ्रॉम 2020 टू 2020 से कब कैसे हो रहा है, डन बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ द्वारा किया जाता है इसको 2020 से, अंडर मॉस्पी, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2020 से पहले, बिफोर 2020, एससीओ सीएसओ लेता था, वाज डूइंग जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेशन कौन कर रहा था, सीएसओ कर रहा था, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस कर रहा था, ठीक है। फिर लेकिन अभी के टाइम पे सीएसओ और एनएसएसओ जो था, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, ठीक है, एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। अब एनएसओ जो है ना, डिवाइड द प्रोडक्शन सेक्टर इनटू थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर को, कि ताकि हम लोग क्या कर सके, उसका जीडीपी कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। तो ये लोग आप भी पढ़ते आ रहे होंगे इकोनॉमिक में शुरू से ही, तीन सेक्टर। पहला जो है वो है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू कमोडिटीज, ठीक है। कमोडिटीज में बदलता तो है बट उतना ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करता, बट हाँ सम कुछ वैल्यू एडिशन तो जरूर करता है, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया, सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर तो क्रॉप प्रोडक्शन जान ही रहे हैं। अलाइड सेक्टर में क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, और भी बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। फिर साथ ही साथ फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी प्रोडक्शन में आएगा, फिशरीज हो जाएगा, माइनिंग एंड क्वानरीज हो जाएगा। क्वानरीज किसको बोलते हैं, सैंड क्वानरीज फ्रॉम द रिवर फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, सैंड्स का जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या करते हैं, कन्वर्ट कमोडिटीज इनटू अदर कमोडिटीज। अब यहाँ पे वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाया जाएगा, जो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन से कमोडिटीज आ रहा था ना, अब इसी कमोडिटीज का यूज करके क्या करेगा, इसी कमोडिटीज का यूज करके अब ये अदर कमोडिटीज बनाएगा, क्या करेगा, अदर कमोडिटीज बनाएगा, ठीक है। इसमें तीन आता है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रजिस्टर और अनरजिस्टर होगा। कंस्ट्रक्शन आएगा इसी में, फिर पब्लिक यूटिलिटी आएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब सारा इसमें आएगा, ठीक है। अब रजिस्टर मैन्युफैक्चर क्या होता है, रजिस्टर मैन्युफैक्चर देखते हैं, इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरर्स यूनिट रजिस्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 1940 एक्ट के तहत, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो इंसान रजिस्टर है उसको हम लोग रजिस्टर मैन्युफैक्चर बोलेंगे। अब रजिस्टर कराने का क्राइटेरिया क्या होगा, कि अगर लेबर में 10 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या उससे ज्यादा लोगों को वो हायर कर रहा है, तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, ठीक है। if industrial unit have a 10 or a more worker then have to get register, उसको रजिस्टर होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर किसको बोलते हैं, includes the manufacturer unit who are not registered under the factory act 1948, 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर में जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको अनरजिस्टर्ड बोलेंगे। अब
मान लेते वो क्यों रजिस्टर नहीं है, क्योंकि उसके पास 10 से कम वर्कर को वो हायर कर रहा है, ठीक है, 10 से कम वर्कर को हायर कर रहा है। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको रजिस्टर सेक्टर भी बोल सकते हैं सेम कंडीशन के साथ, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वही से अनरजिस्टर बोल सकते हैं सेम कंडीशन के साथ, ठीक है। नाउ थर्ड जो सेक्टर होता है वो टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। Does not produce commodities but provide the service like the transportation, communication, banking, trade, software, etc. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, टर्सरी सेक्टर क्या करते हैं, कमोडिटीज नहीं बनाता, जैसे कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर में देखें वो रॉ मटेरियल से कमोडिटीज में बना रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में देखें कि वो कमोडिटीज से कमोडिटी में बना रहा है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है या फिर टर्सरी सेक्टर है ये कोई कमोडिटीज का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्या करता है, ये कमोडिटीज का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, ये अदर सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड एंड सॉफ्टवेयर ये सब हो गया, ठीक है। मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 55 टू लेके 60%, 55 टू 60% कंट्रीब्यूशन अभी कर रहा है इंडिया में, ठीक है। अब तीन अलग अलग मेथड होता है जीडीपी कैलकुलेशन का, ठीक है, तीन मेथड समझेंगे और फिर हम लोग फाइनली जंप करेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है उस पर। सो थ्री मेथड ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन, पहला आता है वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड भी जिसको बोलते हैं, या फिर नेट आउटपुट मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। Calculate GDP as the sum of the gross value added GVA of a different sector। इसमें क्या करना है ना, इसमें सिंपल ये करना है, देखो फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सर्विस। मतलब ये बोल रहा है कि जो फाइनल फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको क्या करना है, उसके सबको ऐड अप कर देना है, सबको क्या करना है, ऐड अप कर दो, सिंपल से ऐड कर दो, ठीक। लेकिन ऐसे गुड्स जो इंटरमीडियरीज के तौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो उबर के टाइम पे देखे थे, उबर के टाइम पे जो कार का यूज हो रहा था ना वो क्या था, इंटरमीडिएट गुड के तौर पे काम हो रहा था। तो वैसे गुड्स को हटा करके बाकी सारे गुड्स को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, ठीक है। सो फाइनल गुड्स फॉर वन मे बी इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द अदर, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो एक के लिए फाइनल है वो दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि वो डबल काउंटिंग में भी आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड अप कर देंगे और फिर जो उसको कैपिटल के तौर पे यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन कर रहा होगा उसको भी काउंट कर देंगे, तो फिर ये डबल प्रोडक्शन में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। Now, value-added method is used to uh, get GDP contribution of a primary sector, फिर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर, ठीक है। ये जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्राइमरी मेथड और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक। अब अगला जो आता है वो इनकम मेथड आता है, क्या आता है, इनकम मेथड आता है। कैलकुलेट जीडीपी एज द सम ऑफ अ फैक्टर इनकम जनरेटेड व्हाइल द प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब दूसरे गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस हो रहे थे उसके प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है ना उसको एड अप करना है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके, क्या था, रेंट था, वेजेस था, इंटरेस्ट था और प्रॉफिट था, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हाउस होल्ड जो था वो क्या कर रहा था, फाइनल गुड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प था ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। तो जो फैक्टर ऑफ इनकम इसको मिलता था, फैक्टर ऑफ इनकम जो इसको मिला इसको एड अप कर लेना है, क्या करना है, एड अप कर लेना है, ठीक है। इसीलिए इफ वी कैन नॉट एबल टू कैलकुलेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देन वी गो थ्रू दिस मोस्टली यूज्ड दिस मेथड। देखो अभी हम लोग क्या है ना, हम लोग के पास एकदम प्रॉपर डेटा नहीं है कि वहां पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है कि जीवीए हम लोग सबका निकाल सके, हम लोग सिर्फ प्राइमरी और रजिस्टर मैन्युफैक्चर सेक्टर का ही निकाल सकते हैं। लेकिन और भी अदर सेक्टर्स जो है जिसका हम लोग को प्रॉपर पता नहीं है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनकम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। In India, the income method is used to calculate GDP contribution. GDP contribution calculate करने के लिए यूज होता है of other sector, जैसे कि unregistered manufactured sector, construction sector, public utility और सर्विस के लिए, ठीक है। ये सारे को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इनकम मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं, इनकम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब इनकम मेथड को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज जिसको सी
ओ ई बोलेंगे, ठीक है, सीओई या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स। जो मालिक होगा वो अपने वर्कर को क्या करेगा, वो वेज प्रोवाइड करेगा, जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स, मतलब वो जो अदर बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, वेजेस दिया गया, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री का ओनर जो है ना, वो वेजेस के साथ साथ उसको एक कार भी दे रहा है, ठीक है, यूज करने के लिए। तो जो वो कार है ना, वो भी एड अप होगा, वो क्या 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 होगा, कार भी एड अप होगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, सम ऑफ इनकम्स फ्रॉम द थ्री सोर्सेज, कहां से, थ्री सोर्सेज से, ठीक है। प्रॉपर्टी से जो आ रहा है, जिसको रेंट बोलेंगे, उसको ऐड अप करो। सेविंग से जो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, उसको ऐड अप करो। और इंटरप्रेन्योरशिप से जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको भी ऐड अप करो। अब जब ये तीनों सोर्स से जो पैसा आ रहा है, जो मनी आ रहा है, ठीक है, उस मनी को ऐड अप कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। और थर्ड जो है वो मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड का मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड हु डू नॉट मेंटेन अकाउंट, मतलब जो अकाउंट मेंटेन नहीं करता, उन लोग के लिए जो वेजेस हो रहा है, उसको ऐड अप करो, क्या करो, उस ऐड अप करो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम बोलेंगे, ठीक है ना। एक और टर्म है नेट फैक्टर इनकम फॉर द अब्रॉड, फॉर अ अब्रॉड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NFIFA, NFIFA, ठीक। इसमें क्या है कि जो फैक्टर इनकम रिसीविंग बाय द इंडियंस रेसिडेंट फॉर द प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू फॉर रेसिडेंट फॉर अ प्रोवाइडिंग फैक्टर रिसीव इन द इंडियन डोमेस्टिक। देखो इसको सिंपल वे में समझाते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कोई फॉरेन आदमी काम कर रहे हैं, ठीक। अब मान लेते हैं ये अमेरिका है, अमेरिका में कोई इंडियन आदमी काम कर रहे हैं, ठीक। अब इंडियन आदमी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन आदमी इंडिया में पैसा भेज रहा है, ठीक है, इंडिया आदमी इंडिया में पैसा भेज रहा है। और फॉरेनर आदमी फॉरेन में पैसा भेज रहा है, इंडिया में से कमा के, ठीक है। इंडिया में से कमा के फॉरेन में पैसा भेज रहे हैं, और इंडिया आदमी क्या कर रहे हैं, फॉरेन से कमा के इंडिया में पैसा भेज रहा है। तो इंडियन वाला में से फॉरेनर का जब हम लोग माइनस कर देंगे, और जितना पैसा आएगा, जितना पैसा बचेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे NFIFA, NFIFA, ठीक है। तो इसीलिए जीएनपी जो हम लोग निकालते हैं, वो जीडीपी प्लस NFIFA होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इंडिया में ये नेगेटिव में रहता है, क्योंकि इंडियन लोग जो है वो उतना ज्यादा कमा करके फॉरेनर से नहीं लाते हैं। लेकिन इंडिया में जो फॉरेनर्स कमा रहे हैं, वो लोग इंडिया से कमा करके बहुत ले जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो बिकॉज इन द इंडिया देयर आर अ वेरियस फॉरेन रेसिडेंट कंपनी है, जिसकी वजह से फॉरेनर का इनकम ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा पैसा ले जाता है। तो ऑफन ये नेगेटिव में ही रहता है, ठीक है। Now, India negative mainly due to the significant amount of the profit outflow for the foreigners resident company operating, जो हम बता दिए already. Use of the criticism the FDA, ठीक है, FDA, ठीक है। अब नाउ जीएनपी इक्वल टू क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIFA। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज लेसर देन द जीडीपी, ठीक है, राइट। ये उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। जीएनपी जो है वो ग्रेटर देन जीडीपी होगा, जीडीपी, ठीक है। जीएनपी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीडीपी, जीडीपी से वो बड़ा होगा, ठीक है। वन ऑफ द रीजन ऑफ द ऑफिशियल कैलकुलेशन ऑफ द, नाउ प्री 2015 जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। प्री 2000 मतलब 2015 से जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता था, पहला स्टेप, वैल्यू एडेड मेथड वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीवीए एट अ मार्केट प्राइस फॉर द प्राइमरी एंड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर। हम लोग देखे थे कि वैल्यू एडेड मेथड सिर्फ प्राइमरी और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर का ही एडअप कर सकता है। तो जीवीए हम लोग उसी का निकालेंगे, फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, प्राइमरी एंड रजिस्टर फैक्टर सेक्टर्स का निकाला जो थे। तो सिंपल जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीवीए एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट वाज कैलकुलेटेड फॉर द अदर सेक्टर्स लाइक अनरजिस्टर्ड पब्लिक सेक्टर ईटीसी यूजिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड का यूज करके हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम मेथड में तीन मेथड था, सीओई था, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, और साथ ही साथ अगला जो एड अप करेंगे वो क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर द डेप्रिशिएशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का डेप्रिशिएशन के साथ, ये वो 10% जो हम लोग लिखते थे ना, 10% उसके साथ में, ठीक है। नाउ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीवी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, इसमें क्या था, डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक। अब फोर्थ स्टेप में क्या था कि जीवीए फैक्टर कॉस्ट वाज एडेड फॉर ऑल सेक्टर, और जितना सेक्टर का हम लोग निकाले सबका एड अप करेंगे और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल देंगे। तो ऑफिशियली जो 2015 से पहले तक जीडीपी निकलता था, वो जीडीपी जो निकलता था वो फैक्टर कॉस्ट पे निकलता था, फैक्टर कॉस्ट पे निकलता था, ठीक है। अब जो नया मेथड आया उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो चेंजेस के लिए कुछ कुछ टर्म हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि बेस ईयर चेंज हुआ है, 2011-12 किया गया है 2004-5 से। फिर जीडीपी मार्केट प्राइस ऑफिशियल जीडीपी अब हो गया, पहले फैक्टर कॉस्ट था, ठीक है। अब बेसिक वर्क फॉर द कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अब समझने के लिए 2015 के बाद के लिए कुछ कुछ टर्म समझना पड़ेगा, जैसे कि प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है और सब्सिडरीज क्या होता है। So production tax are paid or received in a relation to the production but are independent of the volume of the actual production। मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन टैक्स जो है ना उसको पे करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लैंड रेवेन्यू का एग्जांपल है, जैसे कि आप लैंड एक खरीदे, ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू आप दीजिएगा गवर्नमेंट को, भले ही आप इस पे कोई प्रोडक्शन करें या ना करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से ये लैंड रेवेन्यू का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन टैक्स बोलेंगे। इन रिलेशन टू प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन मस्ट इज गोइंग ऑन बिकॉज द टैक्सेस आर गिविंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को दिया जाएगा। लैंड रेवेन्यू सेज द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन बट नॉट टेलिंग द हाउ मच प्रोडक्शन हो रहा है, बट कितना हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी एक दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, प्रोड्यूसर के द्वारा। ये इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड जो है, जो घर खरीदा, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तभी तो स्टैंप ड्यूटी पे किया ना भाई, ये माना के चला जाता है, ठीक है। फिर से फर्टिलाइजर सब्सिडीज का एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है, कि फर्टिलाइजर में सब्सिडी जब दिया जा रहा है तो ये मान के चला जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये मान के चला जा रहा है, भले ही प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ अगला जो है वो प्रोडक्ट टैक्स है या फिर सब्सिडीज बोलते हैं। आर पेड और रिसीव्ड ऑन अ पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और दीज आर द डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। ये एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं 5 पेन प्रोडक्शन हुआ है, तो ये सिर्फ 5 पेन पे ही टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स में क्या हुआ था, 5 पेन हम बनाए या फिर 10 पेन हम बनाए, ठीक है, वो प्रोडक्शन टैक्स जो लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स सेम लगेगा। लेकिन प्रोडक्ट टैक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स में सिंपली ये है कि अगर सिंपली ये है कि अगर 5 पेन हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो वो सिर्फ 5 पेन पे ही टैक्स लेगा, 5 पेन के अकॉर्डिंगली ही टैक्स लेगा, ठीक है। जैसे कि जीडीपी है, 10 कार सोल्ड हो गया, ठीक है, तो एक्सरसाइज ड्यूटी अलग चीज है ना। वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस एट द बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस यहाँ से समझने का जरूरी है। अभी तक हम लोग क्या दो चीज समझे हुए हैं, एक मार्केट प्राइस समझे हुए हैं और एक फैक्टर कॉस्ट समझे हुए हैं। अब हम लोग को समझना है बेसिक प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि बेसिक प्राइस जो है ना, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बाय द मार्केट प्राइस, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ रिसीवेबल पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट बाय अ प्रोड्यूसर फॉर फ्रॉम अ बायर्स inclusive of the net production tax but does not include the net product tax। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें एडअप, इसमें नेट प्रोडक्शन टैक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब बेसिक प्राइस में क्या कर रहे हैं, नेट प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूडेड है, बट नेट प्रोडक्ट टैक्स जो है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस में ये प्रोडक्शन टैक्स भी इंक्लूडेड होता है और ये प्रोडक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, ठीक। लेकिन बेसिक प्राइस में सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्शन टैक्स ही इंक्लूडेड है, ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन टैक्स ही इंक्लूडेड है। और फैक्टर कॉस्ट में ये दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं होता, ये तीन डिफरेंस है, अलग अलग ध्यान में रखना है, ठीक है। सो नेट प्रोडक्शन टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है। उसी तरह से नेट प्रोडक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, मतलब टैक्स कितना मिल रहा है और सब्सिडी कितना माइनस हो रहा है, जो कि हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़े हुए थे, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी पढ़ा हुआ है।
नाउ वही डिफरेंस यहाँ पे बताया गया कि मार्केट प्राइस सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है, बेसिक प्राइस उससे कम होता है और फैक्टर कॉस्ट उससे सबसे कम होता है। ठीक है, जो जो हम बताएं वही चीज है। नाउ अब देखते हैं कि 2015 के बाद कैसे जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो पहला मेथड में क्या है कि वैल्यू एडेड मेथड is used get a gross value addition GVA at basic price for a primary registered manufacturing sector। इसी तरह से जीवीए निकालेंगे बट इस पर बेसिक प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड ऑफ द बेसिक प्राइस एट बेसिक प्राइस। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस 2015 से पहले निकालते थे जीवीए हर एक इनकम मेथड का यूज करके, जिसमें सीओएम प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस हम लोग क्या करते थे, प्रोविजन एड अप करते थे जो कि डेप्रिसिएशन के लिए होता था। ठीक, तो ये क्या होता था, ये नेशनल इनकम का मेथड होता था, इनकम मेथड का। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। अब फॉर द अदर सेक्टर जीवीए एट बेसिक प्राइस इज कैलकुलेटेड। अब जीवीए जो फैक्टर कॉस्ट निकाले, अब उसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या चीज में, जीवीए एट बेसिक प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। हम लोग देखे थे कि फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, तो जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवी एट बेसिक प्राइस बोलेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा कि जीवीए एट बेसिक प्राइस इज एडेड फॉर ऑल सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए निकालेंगे तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकल जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए अब हम लोग जो ये जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकाले थे ना, उसमें हम लोग ये नेट प्रोडक्ट टैक्स भी इंक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे, नेट प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड कर देंगे। ठीक, अब जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो डिबेट ये सब चलता है कि आखिर क्यों न्यू मेथड अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आखिर बेसिक प्राइस का क्या जरूरत पड़ा। ठीक, तो न्यू मेथड रिकमेंडेड बाय द यूएन सिस्टम से रिकमेंडेड किया गया था, इसकी वजह से अडॉप्ट किया गया। वेरी करेक्ट फॉर द डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो डायरेक्ट टैक्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। बट डेवलपिंग कंट्री में चाहे इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स, बट इंडिया में उतना सुटेबल नहीं है। ठीक है, so production taxes are similar to the expenditure on the basic input, and the production producer cannot produce goods and services without paying it। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट बेसिक प्राइस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ द प्रोडक्शन टैक्स, मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स इन अ प्रोडक्शन। ठीक है, मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स एड अप किया जाता है इसमें। ठीक, now, ideally, difference between the GDP at market price and GDP at basic price should be lower। ठीक है, should be lower। ठीक है, यूएन वांटेड दैट द रेग्रेसिव टैक्स जो है वो हटाया जाए। तो इंडिया में जो इकोनॉमिक जो टैक्स लगाए जाते हैं वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स उसको बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है, वो सब अलग चीज है। ठीक है, नाउ क्रिटिसाइज क्यों करते हैं ये न्यू मेथड का, इसलिए करता है क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो हायर वैल्यू शो करता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये ओवर एस्टिमेटेड दिखाता है, फालतू का चीज दिखाता है। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो गिव इंपॉर्टेंट टू द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, वन साइड पेमेंट जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स हो गया चाहे फिर सब्सिडीज हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिर इन इंडिया शेयर ऑफ द प्रोडक्ट टैक्सेस मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा प्रोडक्शन मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो नया मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्री के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, मोस्टली ज्यादा प्रेफर डेवलप्ड कंट्री के लिए था। इंडिया में क्या है, डायरेक्ट टैक्स कम है और इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन ठीक है वेरी लेस है, लेकिन बाकी सब जगह ये कंडीशन है तो वो लोग वो फॉलो करते हैं। ठीक है, so India is getting 5 trillion GDP by including indirect tax। indirect tax को include करने के बाद इंडिया का जीडीपी 5 ट्रिलियन हो रहा है। ठीक है, नॉट बाय द प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स की वजह से नहीं है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ अ जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी कैलकुलेशन का एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग डिमांड साइड ऑफ द जीडीपी बोलते हैं या ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या होता था, कैलकुलेट जीडीपी एज द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर का उसका क्या करना है, गुड्स एंड सर्विस का सम अप कर देना है। तो जीडीपी जो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से यूज करते थे, जैसे सी कंजप्शन हो गया, आई जो हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया,
जी जो हो गया वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एनएक्स जो हो गया वो नेट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, सी कंजप्शन, हाउस होल्ड का कंजप्शन, पीएफसी जो हम बोले थे पहले कि ध्यान में रखने के लिए, आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज द सेम एज जीडीसीएफ। ठीक है, मेनली फॉर्म्स करता है इसमें, फिर और गवर्नमेंट और हाउस होल्ड दोनों करेगा। फिर गवर्नमेंट के लिए अलग है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जीएफसी, और नेट एक्सपोर्ट की कितना हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। If sum is produced, then if sum is produced, then definitely the product will be by the firms, government or the household exporter. ठीक है, expenditure method of the GDP is useful in the policy making, policy making में यूज होता है, जैसे कि जॉब क्रिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा चीज डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, डिजाइन किया जाता है। नाउ इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द जीडीपी, जीडीपी का इंटरनेशनल कंपैरिजन देखते हैं अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहला आता है एक्सचेंज रेट मेथड से। तो फॉरेन करेंसी से क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी नीडेड टू एक्सचेंज इट फॉर वन यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। मतलब एक रुपीस के लिए कितना डॉलर रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाहे फिर कितना या फिर हाँ, या फिर 100 रुपीस के लिए कितना डॉलर आएगा। ठीक, तो वो जब हम लोग करेंगे करेंसी का कंपेयर करेंगे, तो ये एक्सचेंज एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, तो जिसमें क्या है, एक डॉलर बराबर में 80 रुपये हिसाब से अभी चल रहा है मोस्टली। ठीक है ना, फोर टाइप्स ऑफ द एक्सचेंज रेट होता है। अब ये एक्सचेंज रेट जो हम लोग बनाए वो चार तरह का होता है। मार्केट एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये एक ही चीज है, बट ये तीन अलग अलग नाम है। ठीक है, मार्केट एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। It is the exchange rate which is determined through the interaction between demand and supply of the foreign currency in India by the importers and by exporter। मतलब डिमांड और सप्लाई की वजह से जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट, की मार्केट की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग डॉलर दे रहे हैं, डॉलर दे करके खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर से बेच रहे हैं, डॉलर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट इज नॉट गुड way of a comparison because the GDP will not include import, but in exchange rate included imports। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट कोई सही तरीका नहीं है जीडीपी कैलकुलेशन का। क्या का, जीडीपी कैलकुलेशन का सही तरीका नहीं है। इंडियन जीडीपी शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू डॉलर at a market exchange rate MER as contribution of the export to the Indian GDP in a very low। क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है, 14 से 15% है, तो कोई फायदा नहीं है एक्सचेंज रेट से कंपैरिजन करने का। If a country is export driven GDP, then we use the exchange rate as a comparison। अगर जो कंट्रीज जो है, जिस कंट्रीज का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दोनों का दोनों क्या है, एक्सपोर्ट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट हो रहा है दोनों में अच्छा खासा, तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कर सकते हैं एक्सचेंज रेट से। ठीक है ना, सेकंड तरीका है क्या, सेकंड तरीका है परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट। तो ये कंपैरिजन करने का तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पीपीपी के तरफ से पैरिटी का मतलब इक्वालिटी होता है। ठीक है, सो गुड इज टू इक्वल ऑफ अ परचेजिंग पावर ऑफ द टू पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, नीड ऑफ द कॉमन कंजप्शन बास्केट, सीसीबी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉमन कंजप्शन बास्केट का। गुड्स दैट कॉमनली कंज्यूम्ड इन द बोथ कंट्री, दोनों कंट्री में जो कॉमनली कंज्यूम करता है वो कितना पैसा लगता है उसको खरीदने में। जैसे कि मैकडोनल्ड का बर्गर। ठीक है, मैकडोनल्ड का बर्गर दोनों जगह बिकता है। तो इंडिया में मैकडोनल्ड का बर्गर बिकता है 20 रुपए में, और यूएसए में मैकडोनल्ड का बर्गर बिकता है $1 में। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि $1 बराबर में कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। ठीक है, $1 बराबर में 20 रुपया। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली नियरली इतना ही वैल्यू है, $1 इक्वल टू कितना है, 20 रुपीज के आसपास है। लेकिन जो अभी हम लोग का एक्सचेंज रेट मतलब देखिए उसमें क्या था, $1 इक्वल टू कितना था, 80 रुपीज के आसपास रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे पीछे। It refers the amount of money in needed to buy the same consumption basket in India that is available for the $1 in US। $1 यूएसए में कितना खर्च होगा क्या खरीदेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला है। Now, PPRER, PPER, it should be used for the converting Indian GDP from rupees to dollar, rupees to dollar में convert करने में help होता है। ठीक है,
अब एमईआर जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पीपीपी, ठीक है, इस जाहिर सा बात है। फिर जीडीपी एट एमईआर लोअर कहलाएगा, इसलिए फिफ्थ रैंक पे है, ठीक, और नॉमिनल वे में फिफ्थ रैंक पे है। अगर रियल में चले जाए, रियल नेशनल इनकम में, तो वो सिक्स पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन जीडीपी जो पीपीपी में इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया कितने नंबर पे है, वो 3 नंबर पे है, ठीक है। If we talk about economic welfare, are it goods to talk about the GDP capita, GDP total population, ठीक है। अब जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा निकालने के लिए जीडीपी जितना है उतना डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, हो गया। सो अभी ये हम लोग का नेशनल इनकम का टॉपिक खत्म हो गया। सो आप लोग 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर से आप लोग नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।